सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके 2 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मैं आपको बना के बता दे चुका हूँ। अब थर्ड लेक्चर के अंदर आगे की बात अपन करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में मैंने आपको शेयर्स बताया था कितने प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। और अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था। 2 विधियाँ हैं अंशों के मूल्यांकन की। दोनों विधियों के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और आए हुए हैं, और दोनों विधियाँ ही आपको समझ में आनी ज़रूरी है। तो उसमें अपन ने सबसे पहली विधि की कल पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी। उसका नाम था संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि, असेट्स वैल्यूएशन मेथड्स या नेट असेट्स मेथड। और इस विधि से जो अंश का मूल्य आता है उसे कहते हैं अंश का आंतरिक मूल्य। मैंने कहा था ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इस विधि से जो मूल्य आएगा उसे अंश का आंतरिक मूल्य कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्योंकि कई बार प्रश्न में सीधे ये पूछ लेता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ज्ञात कीजिए, अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली विधि का से सवाल को करना है। इस विधि को मैं फिर आपको फटाफट एक बार बताता हूँ। स्थायी संपत्तियों को लेंगे बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य नहीं दे रखा तो अपलिखित मूल्य या पुस्तक मूल्य पे ले लेंगे। चालू संपत्तियों को उनके आयोजन की राशि घटाने के पश्चात ले लिया जाएगा। अदृश्य संपत्तियों को वसूली मूल्य पर लिया जाएगा। और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यदि प्रश्न में सूचना दी हुई है तो सर्वप्रथम गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी, जो अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। और फिर जो गुडविल का मूल्य आएगा वो अदृश्य संपत्ति गुडविल का मूल्य मान लिया जाएगा। कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ दिया जाएगा और इन संपत्तियों के योग में से समस्त चालू दायित्व और समस्त दीर्घकालीन दायित्वों की राशि को घटा दिया जाता है। और भविष्य के लिए दायित्वों के लिए बनाए गए कोषों को घटा दिया जाता है। और साथ ही साथ में अनुमानित ज्ञात दायित्वों के लिए बनाए गए कोष, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में मैंने कहा था आपको एक सावधानी रखनी है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड की राशि तभी घटाएंगे जब इसमें से कोई उत्पन्न दायित्व हो चुका हो। तो उत्पन्न हुए दायित्व की सीमा तक की राशि घटानी है। यदि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड की राशि नहीं घटानी है। इसके अलावा पीएफ फंड घट जाएगा, ग्रेच्युटी फंड भी घट जाएगा। और संदिग्ध दायित्व यदि कोई हो तो उसकी राशि भी घटा दी जाती है। तो बड़ी आसान सी विधि है, नेट असेट्स मेथड, कोई टफ मेथड नहीं है। शेष बची संपत्तियों को ही नेट असेट्स मान लिया जाता है। और एक इसमें मैंने नोट लगा के आपको बताया था, गैर व्यापारिक विनियोगों को सम्मिलित करना है। यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो स्थायी संपत्ति मान लेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो चालू संपत्ति मान लेंगे। और ये जो नेट असेट्स आ जाएगी, अब इस नेट असेट से अपन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर लेंगे। तो अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए देखिए 3 परिस्थितियां हैं आपके सामने। अब कौन कौन सी, जब केवल इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा। प्रेफरेंस शेयर की बात अभी इसके बाद में करेंगे। इक्विटी शेयर्स में भी 3 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहली परिस्थिति, जब इक्विटी शेयर्स समान अंकित मूल्य के हों तथा पूर्ण प्रदत्त हों। तो ऐसी स्थिति में तो सबसे आसान तरीका है वैल्यू पर शेयर या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। कैसे निकालोगे? नेट असेट्स अपन निकाल चुके हैं, नेट असेट्स में भाग दे देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का, तो एक अंश की इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली विधि में तो कोई समस्या नहीं है। परंतु जब दूसरी तरीका है इसके अंदर, दूसरी विधि में समझिए, जब बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर्स का अंकित मूल्य अलग अलग हो किंतु पूर्ण प्रदत्त हो, ये स्थिति अगर आ गई, इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में मान लीजिए 2 प्रकार के इक्विटी शेयर हैं। एक इक्विटी शेयर तो है 50 रुपये का फुल्ली पेड अप, दूसरा इक्विटी शेयर है 100 रुपये का फुल्ली पेड अप। तो अब 2 प्रकार के इक्विटी शेयर हो गए और दोनों शेयर्स कैसे हैं? दोनों शेयर कैसे हैं? पूर्ण प्रदत्त हैं। 50 रुपये वाला शेयर भी फुल्ली पेड अप है, 100 रुपये वाला शेयर भी फुल्ली पेड अप है। लेकिन दोनों शेयर्स का अंकित मूल्य कैसा है? अंकित मूल्य दोनों शेयर्स का अलग अलग है। समझ रहे हो आप ये परिस्थिति क्या है? अब इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में कितने हैं? 2। यहाँ तो एक ही इक्विटी शेयर था, अंकित मूल्य भी एक ही था और फुल्ली पेड अप भी था। अब यहाँ पर परिस्थिति ये आ गई
कि दो प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, एक 50 रुपये का इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप, एक 100 रुपये का इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप। और आपसे कहेगा 50 रुपये वाले शेयर की भी वैल्यू निकालो, 100 रुपये वाले शेयर की वैल्यू भी निकालो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जो शुद्ध संपत्तियां अपन निकाल चुके हैं, नेट सेट जो अपन ने निकाल ली है, उनको अलग अलग अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर्स के वर्गों में उनकी कुल प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल के अनुपात में बांटकर प्रत्येक प्रकार के अंशों की संख्या का भाग देकर अलग अलग प्रतिअंश मूल्य ज्ञात किया जाएगा। यानी अब अपने को ये करना पड़ेगा कि जो अपन ने नेट सेट्स निकाली है, उस नेट सेट्स को दो भागों में बांटना पड़ेगा। 50 रुपये वाले शेयर्स की नेट सेट्स कितनी हैं और 100 रुपये वाले शेयर्स की नेट सेट्स कितनी हैं। तो उसको बांटने का आधार क्या होगा, उसको बांटने का आधार होगा प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के अनुपात में नेट सेट्स को बांट देंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है, किस अनुपात में बांटनी है, पेड अप कैपिटल के अनुपात में नेट सेट्स को बांट देंगे, दो अंशों में बांट देंगे। दो प्रकार के अंश है तो दो भागों में। मान लो कंपनी ने 3 प्रकार के अंश इशू कर रखे हैं, 50 रुपये वाला शेयर्स है फुल्ली पेड अप, 100 रुपये वाला शेयर है फुल्ली पेड अप, 500 रुपये का शेयर भी है फुल्ली पेड अप। अब 3 कैटेगरी के अंश हो गए, तीनों फुल्ली पेड अप हैं। 50 रुपये वाला शेयर भी है, 100 रुपये वाला शेयर भी है, 500 रुपये वाला शेयर भी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नेट सेट्स निकालेंगे। नेट सेट्स को कितने हिस्सों में बांटेंगे, 3 हिस्सों में बांटेंगे। किस अनुपात में बांटोगे, 50 रुपये वाले शेयर की पेड अप कैपिटल अनुपात 100 रुपये वाले शेयर की पेड अप कैपिटल अनुपात 500 रुपये वाले शेयर की पेड अप कैपिटल। इन तीनों शेयर कैपिटल का अनुपात ले लेंगे और नेट सेट्स को 3 हिस्सों में बांट देंगे और प्रत्येक नेट सेट्स जो हिस्से में आएगी उसमें उसी के हिस्से के नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दे देंगे। तो तीनों शेयर्स की अलग अलग वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पर शेयर का फार्मूला क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट नेट सेट्स ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी। मान लो 2 कैटेगरी हैं तो आपने नेट सेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा। प्रोपोर्शनेट का मतलब है अनुपातिक शुद्ध संपत्तियां उस पर्टिकुलर कैटेगरी की, और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ सेम कैटेगरी। उस कैटेगरी में जितने अंश हैं इक्विटी शेयर, मान लो 50 रुपये वाली शेयर्स की पेड अप कैपिटल आ गई तो ऊपर 50 रुपये वाले शेयर्स की पेड अप कैपिटल लिख देंगे जो अनुपातिक रूप से आई है। उसमें भाग किसका देंगे, 50 रुपये वाले अंशों की संख्या का भाग दे देंगे। तो 50 रुपये वाले शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। 100 रुपये वाले शेयर्स की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो नेट सेट्स लेंगे। 100 रुपये वाले शेयर्स के हिस्से में नेट सेट्स कितनी आई है, वो अनुपातिक बंटन अपन कर चुके हैं। किस अनुपात में बांटा था अपन ने, पेड अप कैपिटल के अनुपात में बांटी थी। तो ऊपर तो आ जाएगी 100 रुपये वाले शेयर्स की पेड अप कैपिटल अनुपातिक, नीचे भाग किसका दोगे, 100 रुपये वाले शेयर्स की संख्या का भाग। फिर 500 रुपये वाले शेयर्स की कैपिटल ऊपर आ जाएगी, अनुपातिक नेट सेट्स ऊपर आ जाएगी और उसमें 500 रुपये वाले शेयर्स की संख्या का भाग। तो तीनों शेयर्स की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो ये दूसरी कैटेगरी भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये दूसरी कैटेगरी का पॉइंट पूछ लेता है सवाल के अंदर। और साथ ही साथ में इसमें तीसरी कैटेगरी भी इम्पोर्टेंट है, इसका पॉइंट भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो ये दोनों, और सेकंड और थर्ड, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेट सेट्स तो सारे बच्चे निकाल लेते हैं, नेट सेट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेट सेट्स के बाद में क्वेश्चंस के अंदर ये उलझन अगर डाल देता है, उलझन क्या डालेगा, या तो एक ही अंकित मूल्य के अलग अलग शेयर्स होंगे लेकिन फुल्ली पेड अप होंगे। अब थर्ड पॉइंट में देखिए इसने क्या प्रॉब्लम डाली है आपके साथ में, जब इक्विटी शेयर तो समान अंकित मूल्य के हैं किंतु प्रदत्त मूल्य पेड अप वैल्यू पृथक पृथक है। अब देखिए अंकित मूल्य तो दोनों शेयर्स का है समान। अब यहाँ पर दिक्कत देखिए क्या है, इसका मतलब है मान लो कंपनी ने 100 रुपये वाले शेयर इशू करे हैं, लेकिन एक शेयर तो 100 रुपये के ऐसे हैं जो 80 रुपये पेड अप हैं, दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो 100 रुपये के ही हैं शेयर तो लेकिन 50 रुपये पेड अप हैं, और तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो 100 रुपये वाले शेयर हैं 30 रुपये पेड अप हैं। तो इसका मतलब अंकित मूल्य तो तीनों शेयर्स का समान है किंतु प्रदत्त मूल्य जो है, पेड अप वैल्यू जो है, पेड अप वैल्यू पृथक पृथक है। अब आप क्या करेंगे, इस कैटेगरी और इस कैटेगरी के अंदर आप अंतर समझ गए होंगे। इस कैटेगरी के अंदर क्या था, इस कैटेगरी के अंदर ये था कि शेयर 3 प्रकार के थे। एक तो 50 रुपये वाले इक्विटी शेयर थे, ये फुल्ली पेड अप थे। एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी थी 100 रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर,
और ये भी फुल्ली पेड अप। ये कैटेगरी तो किस में आ गई, इसके अंदर आ गई। अंकित मूल्य अलग अलग है, एक 50 रुपये अंकित मूल्य का शेयर है, एक 100 रुपये अंकित मूल्य का शेयर है, और दोनों फुल्ली पेड अप हैं। तब तो कौन सी कैटेगरी आएगी, सेकंड। थर्ड कैटेगरी में क्या कह रहा है, अंकित मूल्य तो समान है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये का है इक्विटी शेयर, तो 100 रुपये इक्विटी शेयर है एक शेयर, लेकिन ये तो है, एक तो है 80 रुपये पेड अप, और फिर वही दूसरा शेयर भी 100 रुपये का ही है, 100 रुपये का ही इक्विटी शेयर है, लेकिन ये है 50 रुपये पेड अप। अब ये अलग अलग बातें हो गई दोनों। समान अंकित मूल्य के हैं किंतु प्रदत्त मूल्य पेड अप वैल्यू उनकी पृथक पृथक है, तो ये स्थिति थर्ड कैटेगरी में आएगी, ये स्थिति जो है ये सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। तो आपको पहले कैटेगरी अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ये कैटेगरी प्रश्न में डाल सकता है, कई बार क्वेश्चन में डाली हुई भी है ये पॉइंट्स। तो नेट असेट्स निकालनी बहुत आसान है, लेकिन इसके बाद का ये जो छोटे छोटे से पॉइंट है ये ध्यान रखने हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आ गई कि जब इक्विटी शेयर तो एक ही अंकित मूल्य के हैं परंतु उनकी पेड अप वैल्यू अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेट असेट्स का मूल्य ज्ञात कर ही लेंगे। नेट असेट्स निकालनी तो बहुत आसान है, तथा उसमें अंशों पर बकाया मांग की राशि जोड़ देते हैं। यहाँ पे बकाया मांग कितनी है, 80 रुपये का शेयर है, तो यहाँ बकाया मांग कितनी है, यहाँ बकाया मांग है 20 रुपये। यहाँ पर पेड अप वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ बकाया मांग कितनी है 50 रुपये। तो नेट असेट्स के अंदर इसकी बकाया मांग भी जोड़ देंगे और इसकी बकाया मांग भी जोड़ देंगे। तो देखिए वापस समझिए, ऐसी स्थिति में पहले नेट असेट्स का मूल्य ज्ञात कर लेंगे तथा उसमें अंशों पर बकाया मांग राशि को जोड़ देते हैं। उसके पश्चात ज्ञात राशि में मूल अंशों की संख्या का भाग देकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। ये तो है पॉइंट नंबर फर्स्ट, और ये है फिर पॉइंट नंबर सेकंड। तो देखिए वैल्यू पर फुल्ली पेड अप शेयर कैसे निकाली। ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, फुल्ली पेड अप शेयर की वैल्यू आएगी, जबकि ये शेयर फुल्ली पेड अप अभी है नहीं। तो अपन ने क्या करा, नेट असेट्स निकाल ली। नेट असेट्स में ऐड कर दिया अनकॉल्ड कैपिटल ऑन शेयर्स। यहाँ पर अनकॉल्ड कैपिटल कितनी थी, 20 रुपये। इसको अंशों की संख्या से गुणा कर देंगे, अनकॉल्ड कैपिटल की रकम आ जाएगी। यहाँ पर अनकॉल्ड कैपिटल कितनी थी एक शेयर की, 50 रुपये, तो पेड अप है, तो 50 रुपये हो गई अनपेड। तो वो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी हो गई, 50 रुपये। उसको अंशों की संख्या से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। तो इसकी अनकॉल्ड कैपिटल की अमाउंट प्लस इसकी अनकॉल्ड कैपिटल की अमाउंट, ये दोनों अमाउंट नेट असेट्स में जोड़ देंगे। तो नेट असेट्स में अपन ने जोड़ा अनकॉल्ड कैपिटल ऑन शेयर्स अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसके टोटल, इस अंश और इसके अंश दोनों का टोटल का भाग देंगे नंबर ऑफ शेयर्स का, तो ये वैल्यू आ जाएगी पर फुल्ली पेड अप शेयर। फुल्ली पेड अप शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तत्पश्चात आंशिक प्रदत्त अंशों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से करेंगे। अपने को तो वैल्यू ऑफ पर पार्टली पेड अप शेयर निकालनी है, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप तो है नहीं, 80 रुपये पेड अप है, 50 रुपये पेड अप है। तो ये जो इस फार्मूले से जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में से माइनस कर देंगे फिर अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर। तो ये जो वैल्यू आएगी फुल्ली पेड अप शेयर की, इस फुल्ली पेड अप शेयर की वैल्यू में से माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसमें अनकॉल्ड कितनी थी, 20 रुपये। तो यहाँ जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में से 20 रुपये माइनस कर देंगे तो इस शेयर की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में से यहाँ कितने रुपए की अनकॉल्ड है, 50, तो यहाँ जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में से 50 रुपये माइनस करोगे तो इस अंश की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन इसमें क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों शेयर्स की पहले तो नेट असेट्स निकाल लेंगे। नेट असेट्स निकालने के बाद में ये अनकॉल्ड कैपिटल ऑन शेयर्स जो है, अनकॉल्ड कैपिटल ऑन शेयर्स है, ये इसमें ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दे देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो फुल्ली पेड अप शेयर की आएगी, और फिर फुल्ली पेड अप शेयर्स की वैल्यू में से माइनस कर देंगे अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर्स। यहाँ अनकॉल्ड अमाउंट 20 रुपये है, यहाँ अनकॉल्ड अमाउंट 50 रुपये है। ये दोनों इसमें से माइनस करेंगे तो एक शेयर की पार्टली पेड अप वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 3 कैटेगरी हो गई, जब इक्विटी शेयर समान अंकित मूल्य के हों और फुल्ली पेड अप हों,
तो ये तो सबसे आसान कैटेगरी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, नेट असेट्स में भाग देना है नंबर ऑफ शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग देना है आपको। तो एक इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। जब इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य अलग अलग हो किंतु फुल्ली पेडअप हो, तो ये स्थिति मैंने आपको बताई है, अनुपातिक रूप से पेडअप कैपिटल को बांट देंगे। तीसरी स्थिति, जब अंकित मूल्य तो समान है लेकिन पेडअप वैल्यू अलग अलग है, तो ये तीसरी स्थिति के अंदर अपन क्या करेंगे। और एक चौथी स्थिति ये भी हो सकती है, कि जब, हाँ, तीन ही स्थितियाँ होंगी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो तब आता है जब कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रखे हों, और आपसे कहे कि इक्विटी शेयर की वैल्यू भी अलग से निकालो और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी अलग से निकालो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इक्विटी शेयर की वैल्यू भी निकालनी है अलग से, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी अलग से निकालनी है। ऐसी स्थिति में अब आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़कर, कि प्रेफरेंस शेयर को दो पूर्वाधिकार होते हैं। कई बार प्रेफरेंस शेयर को दो की जगह केवल एक पूर्वाधिकार होता है, तो क्वेश्चन में पढ़ के ये देखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर को पूंजी और लाभांश दोनों का पूर्वाधिकार है, या केवल पूंजी के संबंध में पूर्वाधिकार है, या केवल लाभांश के संबंध में पूर्वाधिकार है, या कोई भी पूर्वाधिकार नहीं है। तो इसमें चार परिस्थितियां आएंगी जब कंपनी ने इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रखे हों। तो इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। आज आप अच्छी तरीके से अपनी बुक के अंदर पढ़ ले, ये पूरी चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि कौन स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, ये तो आपने समझ ही लिया। इक्विटी शेयर्स की जो ये मैंने आपको तीन परिस्थितियां बताई हैं, इन तीनों परिस्थितियों के इलिस्ट्रेशंस आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। असाइनमेंट में इसका आपको डाल दूँगा, और ये नोट्स की आपको कॉपी भी मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।